हेलो, स्वागत है आप सभी का इस लेसन में जहां हम जानेंगे थोड़ा बहुत अबाउट हिस्ट्री ऑफ मार्केट्स एंड ट्रेडिंग। सो आज जो भी हम मार्केट को फॉर्म में देख रहे हैं, जिस भी फॉर्म में देख रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिंग के सेगमेंट्स हो, चाहे वो मार्केट में ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटीज हो या टेक्नोलॉजीज हो, क्या स्टार्टिंग से ही मार्केट्स ऐसे रहे? तो आइए थोड़ा सा वापस चलते हैं टाइम में। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट्स में ट्रेडिंग इन इक्विटीज स्टार्ट हुई लगभग 1850 के आसपास, जब कंपनीज एक्ट रजिस्टर हुआ। उसके बाद क्या होता है, अराउंड 22 ब्रोकर्स ऐसे थे जो एक्यूमुलेट हुए, एक साथ आए और टाउन हॉल बॉम्बे में इन लोगों ने अपने एक संगठन के फॉर्म में, एक ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म में इक्विटीज में ट्रेडिंग को बढ़ावा देना शुरू किया। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट धीरे धीरे आगे समय में बढ़ते हुए 1874 के दौरान लगभग लोग आज वहां पर एकत्रित हुए जिसे आज हम दलाल स्ट्रीट के नाम से जानते हैं बॉम्बे में। बट इसका एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज फॉर्म 1875 में तब सामने आया जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जन्म हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जब जन्म हुआ तो उसी के तुरंत बाद आसपास के वक्त में ही मल्टीपल एक्सचेंजेस सामने आने लगे। फॉर एग्जांपल कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन हुआ, मद्रास स्टॉक एक्सचेंज एंड और भी स्टॉक एक्सचेंजेस थे। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो, इंडिपेंडेंस के बाद भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वॉल्यूम्स के मामले में सबसे टॉप पर था। बट क्योंकि धीरे धीरे स्टॉक मार्केट्स में पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा था, तो कहीं ना कहीं इन चीजों की वजह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रांसपेरेंसी की और बहुत सारी ऐसी इनएफिशिएंसीज देखी जा रही थी जहां पर ट्रेडिंग और सेटलमेंट का प्रोसेस स्मूथली वर्क नहीं कर पा रहा था। सो दैट्स व्हाई इन चीजों को देखते हुए एक जरूरत आन पड़ी कि एक कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी हो जो इस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन कर पाए एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस पूरे क्लियरिंग एंड सेटलमेंट प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बना पाए, राइट? तो उस वक्त जन्म हुआ 1988 के अंदर सेबी का, जिसे हम जानते हैं सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से। लेकिन जब ये रजिस्ट्रेशन हुआ, जब ये अथॉरिटी सामने आई सेबी 1988 के अंदर, तो उस वक्त ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। अब आप सोच रहे होंगे ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या है? इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझे। आप इमेजिन कीजिए एक ऐसा शेर जिसके दांत ही ना हो, यानी कि सेबी को बहुत सारी रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो दे दी गई, ऐसे बहुत सारी जिम्मेदारियां तो दे दी गई, बट उसके अनुकूल उन अथॉरिटी को वो पावर्स नहीं दी गई कि वो ऐसे लीगल एक्शंस ले सकें। जैसे आपने स्कैम 1992 में देखा होगा कि एक बहुत बड़ा क्रैश आया था मार्केट में ड्यू टू सम इरेगुलरिटीज इन द मार्केट। वहां पर 1992 के आसपास ही सेबी को एक रेगुलेटरी यानी कि अथॉरिटी के रूप में स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया, यानी कि जिस शेर के दांत नहीं थे उसे दांत प्रोवाइड कर दिए गए। एंड आफ्टर दैट सेबी एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को फॉलो करते हुए स्टॉक मार्केट और उसके सारे पार्टिसिपेंट्स को रेगुलेट करता है ताकि वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि वो कंपनीज को वॉच कर सके, आईपीओ की लिस्टिंग में हेल्प कर सके और ऐसी बहुत सारी चीजें। बट उस वक्त तक भी बीएससी ही एक ऐसा एक्सचेंज था जिस पर ट्रेडिंग पॉसिबल हो रही थी। देयर आफ्टर 1992 में ही एक नए एक्सचेंज का जन्म होता है जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम एनएसई के रूप में जानते हैं। एनएसई एक टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेड वर्जन था बीएससी का, और ये इसलिए भी एग्जिस्टेंस में आया ताकि एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट आ सके दोनों एक्सचेंजेस के बीच में, टू बिकम बेटर in providing the trading and investment services. And apart from that, NSE जो है वहां पर बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी किए गए in terms of speed and accuracy for the settlements. ऐसे ही जब हम इस जर्नी में आगे बढ़े तो धीरे धीरे जो कि ट्रेडिंग ऑलरेडी पेपर फॉर्म में हैपन होती थी, जब भी हम शेयर्स बाय या सेल करते थे तो वो पेपर फॉर्म में अवेलेबल होते थे कंपनीज के द्वारा। बहुत बड़ा पेपर वर्क इन्वॉल्व था। तो जैसे जैसे टाइम में हम आगे बढ़ते गए, साथ के साथ हमने अपने आप को मूव करना स्टार्ट किया फ्रॉम पेपर ट्रेडिंग फॉर्म टू द इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में एंटर हुए तो जन्म हुआ डीमैट अकाउंट का, जिसे हम डीमैटीरियलाइज्ड अकाउंट्स के नाम से भी जानते हैं, जिनका मेन लक्ष्य था कि पेपर वर्क जो भी इस ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व है उसे बिल्कुल नेग्लिजिबल करते हुए खत्म कर दिया जाए। उसका मेन कारण यही था कि इलेक्ट्रॉनिकली यही सारा सेटलमेंट और क्लियरिंग प्रोसेस बहुत ही फास्ट तरीके से हो सकता था। बट ये जर्नी यहीं पर नहीं रुकी। इसके बाद बहुत सारे अपग्रेडेशंस हुए,
ट्रेडिंग के तरीकों में भी। फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं मशीन लर्निंग की, डेटा साइंस बेस्ड ट्रेडिंग की, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रेडिंग की, सो ये 21st सेंचुरी अपग्रेडेशंस है जो अभी लेटेस्ट अपग्रेडेशंस ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में हुए। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या है। देखिए, विश्व में बहुत सारे ट्रेडर्स मैनुअल ट्रेडिंग से एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग पर शिफ्ट कर चुके हैं और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग कोई नई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप जब भी कोई स्टॉक या कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं या कोई स्टॉक बाय करते हैं तो उसके पीछे आपका कोई ना कोई एक रीजन होता है। उस रीजन को मैं यहाँ पर लॉजिक के रूप में बोल सकता हूँ कि कोई ना एक लॉजिक है जिसके बिहाफ पर, जिसके दम पर आपने वो स्टॉक बाय किया है। सो अगर वो लॉजिक ऐसा है जो मैथमेटिकली डिफाइन किया जा सकता है, यानी कि जिसे समझाया जा सकता है या लिखा जा सकता है, सो वो लॉजिक हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि हमारे बिहाफ पर वो ट्रेड करे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस स्टॉक को बाय करना होता है जो ऑल टाइम लो को टच करने आ रहा है, तो उस स्टॉक को मुझे बाय कर 10% ऊपर बढ़ते ही उसे बुक कर लेना है। सपोज कर लेते हैं ये हमारा एक लॉजिक या हमारी एक स्ट्रैटेजी है। सो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग यही काम करेगी, बट कैसे कि मैं इसी इंफॉर्मेशन को कोड करके कंप्यूटर को दूंगा एज एन इंस्ट्रक्शन। उसे ये इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि जब कोई भी स्टॉक पर्टिकुलर इस ऑल टाइम लो को टच करता है तो वहां पर उस स्टॉक में बाय पोजीशन ले ली जाए और 10% बढ़ने के बाद उसे सेल कर दिया जाए। तो यहां पर कुछ नया नहीं हुआ, बट करने का तरीका चेंज हो गया। जो कि हम मैनुअली कर रहे थे उसे हमने कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया ऑटोमेटिकली। इसका फायदा क्या है? सबसे पहला कि आप यहां पर बहुत सारे एसेट्स को जब ट्रैक कर रहे हो तो वो आपके लिए कंप्यूटर करता है, जो कि मैनुअली करना इम्पॉसिबल है। एंड उसके अलावा यहाँ पर एक्यूरेसी और टाइमिंग बहुत अच्छे से बढ़ जाती है जब आप एल्गोरिथमिक ट्रेड्स का सहारा लेते हैं। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये है कि यहाँ पर जो इंसानी इंटरवेंशन है, जो ह्यूमन इंटरवेंशन है इमोशंस के रूप में, भावनाओं के रूप में, आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे ट्रेडर्स ये कंप्लेन करते हैं कि ऐसा नहीं था, मैंने स्टॉक गलत चूज किया, बट मैं अपनी भावनाओं में बह गया था। यानी कि उनको ऐसा लगा कि उन्हें और चाहिए, वो लालच, या फिर वो डर रहे थे, बड़े पोजीशन साइज थे तो वो फियर। ये दो इमोशंस जो हैं वो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के एनिमी होते हैं। तो अक्सर ये इमोशनल चैलेंज ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को फेस करना पड़ता है, जो कि एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग बहुत आसानी से रिमूव कर देती है, बिकॉज कंप्यूटर्स के पास इमोशंस नहीं है। सो ये एक एडवांसमेंट है हमारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी में। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये एडवांसमेंट अभी भी चल रहा है और आगे और बढ़ता जा रहा है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हमने एक पेपर फॉर्म पे ट्रेडिंग स्टार्ट करने से लेकर आज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग तक पहुंच चुके हैं। सो कैसा ये सफर है और यहाँ से आप क्या क्या लर्निंग्स ले सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज के लेसन में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टॉक डैडी से जुड़े रहने के लिए, इंडियाज फर्स्ट एंड कंप्लीट स्टॉक लर्निंग ऐप। हेलो, स्वागत है आपका इस लेसन में। आज आप सीखने जा रहे हैं कि बेसिकली एक बिजनेस साइकिल में कौन कौन से हिस्से होते हैं और उसका मार्केट्स पर क्या इंपैक्ट आता है, जिससे ट्रेंड्स डिसाइड होते हैं। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, किसी भी इकोनॉमी की बात करें, चाहे वो एक बढ़ते हुए राष्ट्र की हो या फिर ऐसे राष्ट्र की जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुका है, जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमी की तो वहां पर हर एक बिजनेस या हर एक इंडस्ट्री में ये साइकिल्स पाए जाते हैं, जहां पर कुछ हिस्से हैं उस साइकिल के जो कॉमनली देखे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला हिस्सा हमेशा ग्रोथ फेज का, जहां पर हम बात करते हैं तो ग्रोथ फेज हर जगह आपको नजर आता है, चाहे वो जीडीपी हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो। इसके बारे में अब अभी डिटेल में बात करेंगे। दूसरा हिस्सा जो साइडवेज फेज होता है, यानी कि जब जो चीजें हैं जो ग्रोथ फेज में थी वो कहीं ना कहीं थम चुकी हैं, रुक चुकी हैं ग्रो करना। और तीसरा फेज डिक्लाइन का, यानी कि नीचे के चरण में आ जाना। दैट सिंपली मींस डाउनफॉल शुरू हो जाना। तो उस डाउनफॉल में बेसिकली जो ग्रोथ फेज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो भी ग्रोथ फेज के हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, वो सब रिवर्स हो जाते हैं डिक्लाइन के अंदर। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं एंड डिटेल में जानते हैं कि ये तीनों फेजेस क्या हैं और कैसे मार्केट्स को इंपैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ फेज की। जब भी हम ग्रोथ फेज की बात करते हैं तो ग्रोथ फेज में अक्सर ऐसा देखा जाता है
कि जीडीपी जो है उसका ग्रोथ रेट बहुत पॉजिटिव होता है और बहुत अच्छा चल रहा होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेसेस जो हैं वो बहुत अच्छे लेवल पर स्पेंड कर रहे हैं, खर्चा कर रहे हैं किस चीज के ऊपर, ज्यादा से ज्यादा मैन पावर को हायर करने के लिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉइज को हायर करने के लिए, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो उन्हें नए मौके नजर आते हैं इन्वेस्ट करने के, वहां पर वो ज्यादा से ज्यादा स्पेंड करते हैं। एंड उसके साथ साथ क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग कर रहे हैं लोगों को हायर करने में, तो नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज यानी कि नए नए रोजगार के अवसर भी क्रिएट होते हैं वहां पर बहुत सारे, जब हम ग्रोथ फेज की बात कर रहे होते हैं। सो इसी ग्रोथ फेज के चलते लोग जो कि ज्यादा से ज्यादा लोग हायर हो रहे हैं, अगेन वो भी क्या करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग करेंगे यानी कि खर्चा करेंगे किन चीजों पर, जो कंज्यूमर की चीजें हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है वो अपने लिविंग स्टाइल पर खर्चा करें, हो सकता है वो अपनी चीजों को खरीदने के लिए खर्चा करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में पैसा डालें। सो अगेन यहाँ पर आप देखेंगे कि एक ऐसा चक्र चल रहा होता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स और ग्रोथ कैपिटल्स ये सब बढ़ता रहता है ग्रोथ फेज के दौरान, और बिजनेसेस को बहुत अच्छे लेवल पर फंड्स अवेलेबल होते हैं, और इसी तरीके से कंज्यूमर्स को भी बहुत अच्छे रेट्स पर लोन्स और क्रेडिट अवेलेबल होता है। अब हम बात करते हैं सेकंड फेज की, जिसे हम साइडवेज फेज भी कहते हैं। जब हम साइडवेज फेज की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरली आप देखेंगे कि जो ग्रोथ हो रही थी, जो बढ़त चल रही थी, उसमें एक रुकावट आ जाती है, वो थम जाता है। सो ग्रोथ फेज थमने के दौरान क्या होता है कि बिजनेस जो ओवर स्पेंडिंग, जो अच्छे लेवल पर स्पेंडिंग कर रहे थे चीजों पर, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के लिए हो, चाहे लोगों को हायर करने के लिए हो, चाहे वो कहीं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए हो, वो चीजें थम जाती हैं और बिजनेस अपने स्पेंडिंग को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। अगेन नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नजर नहीं आ रही होती कहीं पर, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चल रही हैं वही एग्जिस्टिंग है, कोई ऐसा बूम नहीं है कि बहुत सारी नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आती जा रही है, नए नए रोजगार के अवसर आ रहे हैं, ऐसा देखने को नहीं मिलता है स्टैग्नेशन के दौरान, साइडवेज फेज के दौरान। और इसी प्रकार लोग अपनी स्पेंडिंग पर भी कंट्रोल करते हैं, यानी कि जो लोग कंज्यूमर्स हैं वो भी ग्रोथ फेज जितनी स्पेंडिंग नहीं कर रहे होते, और जीडीपी ग्रोथ रेट कहीं ना कहीं थम जाता है, एक लेवल पर सेम आकर टिक जाता है और उसी लेवल पर कंटिन्यू करता है बहुत देर तक। एंड तीसरे फेज की अगर हम बात करें, डिक्लाइन, जिसे लोग पॉपुलरली रिसेशन के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में हम इसे मंदी भी कहते हैं। सो बेसिकली जब ये मंदी का दौर आता है, रिसेशन का दौर आता है, तो बिजनेस अपने खर्चे कंट्रोल नहीं करते, उसे कट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टैग्नेशन फेज में तो वो कंट्रोल कर रहे हैं अपने खर्चों को, बट थर्ड फेज में यानी कि डिक्लाइन में, रिसेशन में, मंदी में, वो अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, उसे कट करना शुरू कर रहे हैं। और जब वो कट करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, लोगों को नौकरी से निकालना, यानी कि फायर करना लोगों को, एम्प्लॉय जो आपने हायर किए थे उनको कट डाउन करना, ताकि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, जो आपका खर्चा रेगुलरली हर मंथ जा रहा है, वो कम हो सके। और क्योंकि अब यहाँ पर लोगों की नौकरियां जानी शुरू हो रही हैं, नए रोजगार के अवसर का तो मतलब ही नहीं बनता, बट लोगों की नौकरी जानी शुरू हो जाती है। एंड क्योंकि लोगों की नौकरियां जानी शुरू होती हैं, तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर कि लोग सावधानी से चलें अपने फंड्स को लेकर, तो लोग अपनी स्पेंडिंग भी बहुत कम कर देते हैं। और अगर वो स्पेंडिंग कम कर देंगे, अगेन इसका इम्पैक्ट कहां पर आएगा, बिजनेसेस पर, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे, उनकी डिमांड्स कम हो जाती हैं इस फेज के अंदर। एंड कहीं ना कहीं आप देखेंगे इन सबके चलते जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव हो जाता है, यानी कि जीडीपी डिक्लाइन के स्तर पर आ जाती है। ये जीडीपी क्या है फ्रेंड्स, मैंने कई बार यूज किया इस वर्ड को। जीडीपी का सिंपल सा मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक सरल भाषा में अगर मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो इसे कुछ ऐसे समझ लीजिए कि जो टोटल प्रोडक्शन हमारी पूरी कंट्री में गुड्स की हो रही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमारी कंट्री में टोटल प्रोडक्शन हो रही है, वो प्रोडक्शन बढ़ती कब है, जब लोगों की डिमांड बढ़ेगी। वो प्रोडक्शन स्टैग्नेट कब होती है, जब लोगों की डिमांड रुक जाती है। और वो गिरनी कब शुरू होगी, जब लोगों की डिमांड फॉल होगी। तो जीडीपी एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है इन तीनों फेजेस को डिसाइड करते टाइम, तो इस बात का खास ध्यान रखिए। सो अब हमने समझा कि ये तीन फेजेस में किस तरीके से इकोनॉमी हमारी काम कर रही है, इंडस्ट्री काम कर रही है, बिजनेस काम कर रहा है। बट अगर हम इसे मार्केट से लिंक करना चाहें तो क्या होता है, देखिए मार्केट में भी जब भी मैं शेयर्स के प्राइसेस की बात करता हूं तो उसके लिए भी तीन फेजेस पाए जाते हैं। सबसे पहला है बुलिश फेज, जिसको हम बोलते हैं तेजी का दौर। दैट सिंपली मींस तब आप देखते हैं सारे इंडेक्स, सारे शेयर्स वो किस तरफ चल रहे होते हैं, ऊपर की तरफ, अप ट्रेंड में, तो उसे हम तेजी बोलते हैं।
तो हम कहते हैं बाजार में तेजी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सारे टॉप शेयर्स, इंडेक्सेस किस तरफ मूव कर रहे हैं? ऊपर की तरफ। सो इसे हम कहते हैं बुलिश फेज, जहां पर मार्केट अप ट्रेंड में हो। इसी के अगेंस्ट एक ऐसा दौर आता है जब मार्केट में मंदी आ जाती है। मंदी मींस जब ये शेयर्स के दाम नीचे की तरफ रुक करके गिरने लगते हैं। और अक्सर ऐसा देखा गया कि ग्रोथ फेज में मार्केट्स भी बुलिश साइड रहती है, यानी कि तेजी में रहती है, और डिक्लाइन फेज में मार्केट्स भी कहीं ना कहीं बेयरिश साइड रहती है, जिसे हम मंदी का दौर भी कहते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच का भी एक पॉइंट है जो मैंने आपको फेजेस में बताया, क्या था? साइडवेज। तो यहाँ पर भी मार्केट में कई बार शेयर्स के प्राइसेस, इंडाइसेस के प्राइसेस जो हैं वो एक ही स्तर पर घूमते रहते हैं, ना तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं ना वो नीचे की तरफ जाते हैं। वो एक रेंज में बंद हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर डिवीजन में ही रह जाते हैं, ना तो उससे ऊपर निकल पाते हैं ना नीचे। और ये दौर कब देखा जाता है? जब एक बड़ा मूव आता है, यानी कि अगर ऊपर की तरफ एक बड़ा मूव आएगा या नीचे की तरफ एक बड़ा मूव आएगा, उसके बाद बाजार कई दिनों तक साइडवेज चलना शुरू हो जाते हैं। तो बाजार ना तो ऊपर की तरफ जाते हैं ना नीचे की, एक रेंज बाउंड में काम करते हैं, जिसे हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं, चॉपी मार्केट्स भी बोलते हैं यहाँ पर, और रेंज बाउंड मार्केट्स भी इन्हें कहा जाता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हम इकोनॉमी के फेजेस को समझ रहे हैं और कैसे उनका इम्पैक्ट बाजारों पर भी आता है, जो बेसिकली शेयर बाजार पर आपको देखने के लिए मिलता है। और ऐसा नहीं है खाली शेयर बाजार में ये तीनों फेजेस मिलेंगे, आप चाहे कमोडिटीज में जाएं, चाहे करेंसी में जाएं, कहीं पर भी आप ट्रेड या इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। तो जैसा कि आपने समझा कि तेजी और मंदी के दौर में, तेजी में जिस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मंदी में जैसे प्राइस नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो क्या ऐसा होता है कि प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ एक सीधी रेखा में मूव करेंगे या नीचे भी एक सीधी रेखा में आएंगे? तो मैं बोलूंगा नहीं। यहाँ पर जो मूवमेंट फॉलो होता है, जो प्राइस के बढ़ने और गिरने का मूवमेंट है, उसे मैं कहता हूँ कि आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि अगर एक सीढ़ी है, सीढ़ियां बनी हुई हैं और उन सीढ़ियों से आप एक बॉल को गिरा दें, तो बॉल किस टाइप से नीचे आएगा? एक एक स्टेप करके आगे नीचे की तरफ चलता चला जाएगा। ऐसे ही मार्केट्स ऊपर भी इसी पोजीशन में जाते हैं, ये पहले एक स्टेप ऊपर लिया फिर नीचे आए, फिर ऊपर लिया फिर नीचे आए, फिर ऊपर लिया फिर नीचे आए। सो इस केस में आपको ये समझना जरूरी है कि एक सीधी रेखा में सीधा ऊपर या नीचे नहीं जाएंगे प्राइसेस, हमेशा वो इसी मूवमेंट को अपनाएंगे, जिसे अक्सर ट्रेडर्स या इन्वेस्टर स्टेयर केस मूवमेंट भी कहते हैं। स्टेयर केस का मतलब सीढ़ियां सिंपली। और आपको ये जानना भी जरूरी है, आप लोग काफी लोग सोच रहे होंगे कि ये फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर बियरिश और बुलिश वर्ड कहां से आया? बुलिश जैसा कि मैंने आपको बताया तेजी के लिए यूज होता है और बेरिश मंदी के लिए। तो ये बियर और बुल, बुल यानी कि आप जानते हैं सांड, और बेयर यानी कि भालू। तो इन जानवरों का इस्तेमाल इस भाषा में क्यों किया जा रहा है जहां पर हम फाइनेंशियल मार्केट्स की बात कर रहे हैं? तो जब हम बात करते हैं बुल की, तो अगर आपने बुल को अटैक करते हुए देखा हो, तो वो हमेशा अपने सामने खड़े हुए व्यक्ति को या जिस पर भी वो अटैक कर रहा है उसे अपने हॉर्न से यानी कि सींग से ऊपर की तरफ उछाल देता है। दैट्स व्हाई जो बुलिश मार्केट है, जो तेजी की ऊपर बढ़ती हुई मार्केट है, उसे बुलिश ट्रेंड कहा जाता है। और ऐसे ही अगर आप भालू को देखेंगे तो जब वो अटैक करता है, बेयर जब भी किसी पर अटैक करता है तो वो अपने पंजे से नीचे की तरफ मारता है। दैट्स व्हाई जब भी हम नीचे की, मंदी की, डाउन ट्रेंड की बात करते हैं तो उन मार्केट्स को बेयरिश मार्केट्स भी कहा जाता है। तो आज के लेसन में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टॉक डैडी से जुड़े रहने के लिए, इंडियाज फर्स्ट एंड कंप्लीट स्टॉक लर्निंग ऐप। हेलो, स्वागत है आप सभी का इस लेसन में। इस लेसन में आप जानेंगे कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, तो कौन से वो अलग अलग तरीके हैं अवधि के बेस पर, यानी कि टाइम के बेस पर, कि आप कितने टाइम के लिए मार्केट में आ रहे हैं, उसके बेस पर वो कौन कौन से तरीके हैं जिन तरीकों के हिसाब से आप इस मार्केट में एंटर कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। सो आपने अलग अलग ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के मुंह से ऐसे वर्ड सुने होंगे कि मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ, मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ, मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ, मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूँ, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। सो ऐसे अनेकों शब्द आपको सुनने के लिए मिलते होंगे, बट कई बार आपको लगता होगा कि ये अलग अलग टर्म्स हैं क्या और कैसे मैं इनके बारे में और जान सकता हूँ। सो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप मार्केट में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो उस हिस्सा लेने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं जो सबसे मेन रास्ते हैं।
जिनकी हम बात करें तो उन दोनों का नाम है ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। जब मैं बात करता हूं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की, तो इन दोनों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, बट एक फर्क ऐसा है जिसकी वजह से बहुत कुछ इंपैक्ट हो जाता है, बहुत चीजों पर असर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग की बात करें तो अल्टीमेटली मोटे तौर पर आप बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स ही कर रहे हैं, यानी कि आप शेयर्स को खरीद बेच ही तो रहे हैं और कुछ नया तो नहीं हो रहा। बट यहां पर फर्क आता है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है अवधि का, यानी कि समय का। जितने समय के लिए आपने जिस भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट में एंटर किया था, यानी कि मान लीजिए आज आपने कोई भी चीज को खरीदा, उसके बाद आपने उसे एक समय के बाद बेचा। अब वो समय कितना है? अगर वो समय मान लीजिए एक दिन का है, तो सेम डे का, जिस एक ही दिन के अंदर अगर आप सौदा लेते हैं और उसे खत्म कर देते हैं, ट्रेड लेते हैं और उसे खत्म कर देते हैं, तो वो इंट्राडे कहलाने लग जाता है। ऐसे ही अगर हम उससे आगे बढ़ते जाते हैं तो पोजिशनल इन्वेस्टमेंट, इसके बारे में हम अभी और डिटेल में जानेंगे। बट यहाँ समझने वाली बात यह है कि अवधि के ऊपर निर्भर करता है कि आप एक ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर है, यानी कि कितनी अवधि के लिए आपने जो वो ट्रेड लिया है उसे आप होल्ड करते हैं और उसके बाद मार्केट में बेचते हैं। सबसे पहले ये समझे कि जब मैं बात करता हूँ ट्रेडिंग की, तो यहाँ पर कुछ अलग अलग सिनेरियोज हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप के ट्रेडर्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं पहले स्टाइल की, तो उसे हम बोलते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का सरल सा मतलब ये है कि जब भी कोई पर्सन स्कैल्प ट्रेडिंग करेगा, यानी कि स्कैल्पिंग के तरीके से ट्रेडिंग करेगा, तो वो बहुत ही छोटी अवधि के लिए बाजार में अपनी पोजीशन को बनाते हैं, अपने सौदे को बनाते हैं और बहुत कम अवधि के अंदर ही उस सौदे से बाहर भी हो जाते हैं, यानी कि उस ट्रेड को बेच देते हैं। क्या मतलब है इस बात का कि छोटे टाइम फ्रेम के लिए हो सकता है वो कुछ मिनटों के लिए मार्केट में एंटर करें, कुछ सेकंड्स के लिए एंटर करें, और जो बहुत तेजी से मूवमेंट्स चल रहे हैं प्राइजेस में, उन छोटे छोटे मूवमेंट को कैप्चर करें और कैप्चर करके प्रॉफिट लेकर बाहर हो जाएं। बट क्योंकि यहाँ पर स्कैल्पिंग के अंदर जो मूवमेंट्स हैं, जो अप डाउन्स हैं, वो बहुत छोटे कैप्चर करते हैं स्कैल्पर्स, तो उसकी वजह से अक्सर स्कैल्पर्स बड़ी पोजीशन साइज में काम करते हैं। बड़ी पोजीशन साइज मतलब वो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में शेयर्स को बाय करेंगे या सेल करेंगे, ताकि वो उस छोटे से मूवमेंट से भी बड़े प्रॉफिट्स बना पाए। बट क्योंकि यहाँ पर बड़ी पोजीशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो बड़ा पैसा भी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि आपको बड़ी पोजीशंस लेने के लिए ज्यादा मार्जिन्स चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए आपके अकाउंट में। और इस बात का खास ध्यान रखें कि अगर आप एक बिगिनर हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करता हूं कि आप कभी भी स्कैल्पिंग से अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत ना करें। क्यों? क्योंकि स्कैल्पिंग एक बहुत ही एक्सपर्ट लेवल की ट्रेडिंग है, जहां पर जो पर्सन स्कैल्पिंग कर रहा है उसकी स्पीड, उसकी गति जो है ट्रेड्स लेने की, ट्रेंड्स को समझने की, सामने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने की, बहुत तेज होनी चाहिए, बहुत तेज होनी चाहिए। उसके अलावा क्योंकि इसमें बड़ी पोजीशंस इन्वॉल्व होती हैं, तो उन इतनी बड़ी क्वांटिटीज को हैंडल करने का जो एक्सपर्टीज है वो भी आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप स्कैल्पिंग से स्टार्ट ना करें। सो दैट्स व्हाई अगर आप एक बिगिनर हैं तो स्कैल्पिंग आपके लिए नहीं है। हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप स्कैल्पिंग की तरफ मूव जरूर कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें सेकंड स्टाइल की, तो सेकंड स्टाइल में इंट्राडे ट्रेडिंग वर्ड आपने कई बार सुना होगा। इंट्राडे का मतलब है इंट्रा डे, डे के अंदर अंदर, विद इन द डे। अब आप कहेंगे ये दिन का मतलब क्या है एक मार्केट के लिए, तो मैं आपको बता दूं हर एक मार्केट सेगमेंट के हिसाब से ये दिन शब्द का मतलब अलग अलग होता है। जैसे कि कमोडिटीज मार्केट के अंदर ये दिन अलग कहलाएगा, इस दिन की ड्यूरेशन, इस दिन का जो समय है वो अलग होगा। जो इक्विटी मार्केट है, कैश मार्केट है, वहां पर दिन का समय एक अलग होगा। ऐसे ही अगर मैं करेंसी की बात करूं तो वहां पर अलग होगा, क्रिप्टो करेंसीज में अलग होगा। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इस डे की बात बहुत डिटेल में करेंगे आने वाले लेसन्स में, बट अभी आप इतना समझे कि इक्विटी मार्केट का एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से इक्विटी मार्केट जो शुरू होता है सुबह 9:15 बजे होता है और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए 3:15 बजे तक का टाइम अलॉटेड है। तो यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है तो उसे क्या करना है, 9:15 से 3:15 के बीच में वो कभी भी सौदा बाय
या सेल तो कर सकते हैं, बेच या खरीद तो सकते हैं, बट जो भी सौदा उन्होंने लिया है उसे उनको आज ही उसी सेम दिन में 3:15 बजे से पहले खत्म करना होगा। यानी कि अगर बाय किया था तो सेल करना होगा, सेल किया था तो बाय करना होगा। अब यहाँ ख्याल रखने वाली बात यह है कि अगर आप ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, यानी कि आपने जो सौदा लिया था आपने उससे एग्जिट नहीं लिया, जो ट्रेड लिया था उससे ट्रेड से एग्जिट नहीं लिया है, तो ब्रोकर 3:15 से लेकर 3:30 के बीच में आपके ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर देगा, यानी कि खत्म कर देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स अक्सर लेवरेज पर काम करते हैं। लेवरेज का मतलब है उधार पर उनको मार्जिन एक्स्ट्रा मिल जाता है अपनी मनी पर, जो भी पैसा उन्होंने अकाउंट में डाला होता है। जब आप उधार पे काम कर रहे हैं तो उधार आपको कौन दे रहा है? ब्रोकर। तो ब्रोकर ये बोलता है कि 3:15 बजे तक अगर आपने अपनी पोजीशन नहीं काटी, अगर आपने अपना ट्रेड जो है वो बुक नहीं किया, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में, तो 3:15 से 3:30 के टाइम में जो भी सामने भाव चल रहे होंगे, जो भी प्राइजेस चल रहे होंगे, उन प्राइजेस पर उन ट्रेड्स को खत्म कर दिया जाएगा। राइट? सो दिस इज इंट्राडे ट्रेडिंग। और जब हम बात करते हैं थर्ड स्टाइल की, तो थर्ड स्टाइल का नाम है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है जब आप इंट्राडे से आगे चले जाएं, यानी कि आपने आज मार्केट में ट्रेड लिया तो सही, सौदा लिया तो सही, बट आपने उसे आज खत्म नहीं किया। हो सकता है आप उसे अगले दिन खत्म करें, उससे अगले दिन, 2 महीने, 3 महीने, लेकिन कहां तक रख सकते हैं आप? मैक्सिमम 6। क्यों? 6 महीने के पार होते ही जो अवधि है वो इन्वेस्टिंग में बदल जाती है। यानी कि अगर आप कोई भी ट्रेड 6 महीने से कम तक के लिए रखते हैं तो वो तो ट्रेडिंग की श्रेणी में आता है, लेकिन जब वो 6 महीने से ऊपर चला जाएगा तो वो इन्वेस्टिंग की श्रेणी में आएगा। सो पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर भी 3 सिनेरियोज हैं। बहुत सिंपल इस तरीके से इसे समझेंगे। जो पहला सिचुएशन है, जो पहला सिनेरियो है, वो कुछ इस प्रकार है जहां पर ट्रेडर्स जनरली सिर्फ 1 दिन के लिए मार्केट में एंटर करते हैं। 1 दिन मतलब जो मार्केट बंद होने के बाद भी अगला दिन है उसके लिए। जैसे कि यहाँ पर बहुत फेमस है 2 टर्म्स जो आपको समझनी होंगी यहाँ पर, दैट इज BTST एंड STBT। BTST का सिंपल मतलब है बाय टुडे सेल टुमारो, और STBT का इसका उल्टा, सेल टुडे एंड बाय टुमारो। ट्रेडर्स यहाँ किस माइंडसेट के साथ आते हैं कि आज मुझे ये स्टॉक खरीदना है और कल मार्केट खुलते ही बेच देना है। पर ट्रेडर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं? हो सकता है उन्होंने जो अपना चार्ट पे एनालिसिस किया हो उसके हिसाब से कोई ब्रेकआउट होने वाला है, या फिर ऐसा भी हो सकता है उन्हें कोई न्यूज एक्सपेक्टेड हो उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, उस पर्टिकुलर शेयर के अंदर, कि कल कोई पॉजिटिव न्यूज आने वाली है। तो यहाँ पर जो ट्रेडर्स का जो माइंडसेट रहता है वो ये रहता है कि मैं पर्टिकुलरली आज जो ट्रेड लूंगा कल उसे खत्म कर दूंगा। तो ये है हमारी फर्स्ट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग, BTST और STBT पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर। ऐसे ही जो दूसरा स्टाइल है वो मिड टर्म पोजिशनल है, यानी कि यहाँ पर हम कल ट्रेड को नहीं स्क्वायर ऑफ करेंगे। आज लिया, कल भी नहीं किया, कब तक कैरी किया? हो सकता है आप उसे 1 हफ्ते तक रखें, हो सकता है आप उसे 20 दिन तक रखें, बट मैक्सिमम 30 दिन तक जब आप रखते हैं, 1 महीने तक, तो उस ट्रेड को मिड टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग कहा जाता है। ऐसे ही जब आप 1 महीने से लेकर 6ठे महीने तक किसी भी ट्रेड को कैरी करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड कहलाता है। सो यहाँ पर मैं एक बार सम अप करना चाहूंगा आपके लिए कि अभी तक हमने ट्रेडिंग में जो कैटेगरीज पढ़ी, उस ट्रेडिंग को हमने डिवाइड किया स्कैल्पिंग, इंट्राडे एंड पोजिशनल ट्रेडिंग में। देयर आफ्टर पोजिशनल को क्लासिफाई किया हमने BTST, STBT, मिड टर्म पोजिशनल एंड लॉन्ग टर्म पोजिशनल में। सो अब जानते हैं इसी टाइप से इन्वेस्टिंग के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 6 महीने की अवधि पार होते ही अगर आप 6 महीने से ज्यादा समय तक किसी भी शेयर्स को होल्ड कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को होल्ड कर रहे हैं, सो कहीं ना कहीं आप इन्वेस्टर कैटेगरी में आ चुके हैं। सो जब भी आप किसी पोजीशन को 6 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए कैरी करते हैं तो उस पोजीशन को बेसिकली कहा जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड इसी प्रकार जब आप 1 साल से लेकर 3 या 5 साल तक के लिए कैरी करते हैं तो उसे कहा जाता है मिड टर्म इन्वेस्टमेंट्स। और जब यही पोजीशंस आपकी 5 साल से भी आगे चली जाए तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कहा जाता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के बीच का डिफरेंस क्या है और आप कितने तरीकों से मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आज के लेसन में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टॉक डैडी से जुड़े रहने के लिए, इंडियाज फर्स्ट एंड कंप्लीट स्टॉक लर्निंग ऐप।
हेलो, स्वागत है आप सभी का इस लेसन में। इस लेसन में आप जानेंगे एक बहुत पॉपुलर टर्म के बारे में जो कि है आईपीओ, जिसका फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। हमने कई बार सुना होगा इस कंपनियों का आईपीओ आने वाला है, इस कंपनी का आईपीओ अभी लॉन्च हुआ है, इतने में लिस्ट हुआ है, ये आईपीओ आया था। ऐसे ही कई बार अभी अगर मैं रीसेंट टाइम्स की बात करूं पेटीएम और नाइका के आईपीओ काफी चर्चा में रहे। बेसिकली ये आईपीओ होता क्या है? देखिए, जब हम बात करते हैं कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनीज लिस्टेड है, ये कंपनीज लिस्ट कैसे हुई? ये इसी प्रोसेस के थ्रू हुई जिसका नाम है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब एक कंपनी का जन्म होता है, वो धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस करती है। पहले वो एक प्राइवेट फॉर्म में ऑपरेट कर रही होती है, प्राइवेटली उसके पास इन्वेस्टर्स होते हैं। बट जैसे जैसे वो बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है, बढ़ना चाहती है, कंपनी सोचते हैं अक्सर कि हमें स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाना चाहिए ताकि लोग यानी कि पब्लिक हमारे शेयर्स में इन्वेस्ट या ट्रेड कर सके। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी कंपनी लिस्ट हो, आपको जिस प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा उसका नाम है आईपीओ। लेकिन ये प्रोसेस की देखरेख कौन करता है? कौन है जो इस आईपीओ को कोऑर्डिनेट करेगा? बेसिकली मैंने आपको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में बताया था जो कि है सेबी, जो कि है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये वही रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो बेसिकली ये मेक श्योर करती है कि अगर किसी भी कंपनी को लिस्ट होना है स्टॉक एक्सचेंज पर तो उसे सेबी से होकर गुजरना होगा, और सेबी पूरे इन्वेस्टिगेशन के बाद ये तय करेगा ये कंपनी लिस्ट होने के लिए एलिजिबल है भी, लायक है भी या नहीं। बेसिकली अगर किसी भी कंपनी को लिस्ट होना है स्टॉक एक्सचेंज पर तो उसे अपना एक डॉक्यूमेंट सेबी के साथ फाइल करना होता है, एप्लीकेशन फाइल करना होता है, और उस डॉक्यूमेंट का नाम है RHP, जिसे हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के नाम से जानते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये RHP क्या होता है, तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से आज आप एक प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं, आप एक फ्लैट खरीदने गए। वहां पर जब आप जाते हैं, जब आपको प्रेजेंटेशन दी जा रही होती है, तो वहां पर आपको एक ब्रोशर दिया जाता है, एक प्रोस्पेक्टस दिया जाता है, जिसके अंदर पूरी प्रोजेक्ट की डिटेल्स होती हैं, जैसे कि फ्लैट कैसा बना हुआ है, किस मटेरियल से बना है, कौन बिल्डर उसे बना रहा है, उस बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है कि पहले वो क्या क्या चीजें बना चुका है, राइट। कहीं ना कहीं वहां पर एक पूरी प्रोफाइल मेंशन होती है उस कंपनी की, उस बिल्डर की, उस फ्लैट की, और उसके बाद आप डिसाइड करते हैं। सेम वे कंपनीज अपनी पूरी जन्म कुंडली, यानी कि जब से उनका जन्म हुआ तब से अब तक उनके क्या प्रॉफिट्स रहे, कौन लोग हैं जो उन कंपनीज को चला रहे हैं, उन लोगों को क्या एक्सपीरियंस है उस सेक्टर या इंडस्ट्री में, उस कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और ऐसी हजारों चीजें। ये भी कि कंपनी ने किसी पर कोई लीगल केसेस कर रखे हैं या कंपनी पर कोई लीगल केसेस चल रहे हैं, ऐसी हजारों इंफॉर्मेशन जो कि डिटेल्ड मैनर में RHP के अंदर मेंशन होती है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर मेंशन होती है, वो सेबी को दी जाती है एप्लीकेशन के टाइम पे कंपनी के द्वारा, और सेबी उसे थॉरोली एनालाइज करता है, पूरा चेक करता है, और जब सेबी को ऐसा लगता है कि हाँ ये कंपनी फिट है पब्लिकली ट्रेड या इन्वेस्ट होने के लिए और पब्लिकली लिस्ट होने के लिए, तब सेबी उसे ग्रीन सिग्नल देता है। और इस पूरे प्रोसेस में कंपनी की मदद करते हैं मर्चेंट बैंकर्स। ये वो लोग हैं जो इस आईपीओ को पूरा तैयार करने में हेल्प करते हैं। और इस आईपीओ के दौरान बेसिकली क्या होता है कि जब ये शेयर्स पब्लिकली लिस्ट हो जाएं, उससे पहले आम पब्लिक को ये मौका दिया जाता है कि आप लिस्ट होने से पहले ही इन शेयर्स को खरीदें, जिसे हम आईपीओ के नाम से जानते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब ये है कि पब्लिकली लिस्ट होने से पहले आम पब्लिक को ये ऑफर करना कि आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करें। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए अगर जब भी सब्सक्रिप्शन ओपन किया जाता है तो कुछ इस प्रकार से किया जाता है कि एक लॉट साइज होता है कि हम आपको 100 शेयर्स देने वाले हैं 50 रुपए के फ्लोर प्राइस पे। आपका बेसिकली एक लॉट का प्राइस हो गया 5000 रुपए, ये आपको 100 शेयर लेनी पड़ेंगे, आप उससे कम नहीं ले सकते हो क्योंकि लॉट साइज फिक्स होता है आईपीओ में। यहाँ पर समझने की बात यह है कि अगर आपको 5000 रुपए देने एक लॉट खरीदने के लिए, जब आप ये अप्लाई करेंगे तो ये जरूरी नहीं कि वो शेयर्स आपको मिले ही मिले। क्यों? उसका कारण ये है कि कई बार ऐसा होता है आपने अप्लाई किया तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस आ गई कंपनी के पास, तो कई बार उन्हें वो रिजेक्ट भी करने पड़ते हैं या फिर पार्शियल अलॉटमेंट करने पड़ते हैं कि हमने 100 शेयर्स बोले थे तो आपको सिर्फ 10 ही मिल पाएंगे, राइट, क्योंकि सबको प्रोवाइड करने हैं वो शेयर्स। ये प्रोसेस होता है अलॉटमेंट का कि आपने पहले अप्लाई किया, कंपनी ने आपको शेयर्स अलॉट किए। अब ये पूरा प्रोसेस जो है ये एप्लीकेशन का किसके थ्रू होता है? आपके डीमैट या बैंक अकाउंट के थ्रू। बेसिकली जब हम डीमैट अकाउंट के थ्रू आईपीओ को अप्लाई करते हैं तो आपके बैंक अकाउंट में एक मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है जिसका नाम है एस्बा। एस्बा का मतलब है
एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो भी आप एप्लीकेशन करोगे उसका जो फंड होगा वो आपके बैंक अकाउंट से कटेगा नहीं, आपके बैंक अकाउंट में फ्रीज कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, ताकि आप उसे किसी और चीज के लिए यूज ना कर पाए। अगर आपको शेयर्स अलॉट हो जाते हैं तो जब वो अलॉटमेंट आपके पास आ जाएगा तो वो फंड आपके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये मैकेनिज्म क्यों स्टार्ट हुआ। सो बेसिकली पहले के टाइम में ऐसा हुआ करता था कि ये फंड ब्रोकर्स के पास जाता था, ब्रोकर्स के अकाउंट में जाता था, और कई बार ये ब्रोकर्स के अकाउंट से आने में कई महीने निकल जाते थे, कई दिन निकल जाते थे, जिसकी वजह से ब्रोकर्स को सारे पैसे पे, कलेक्टिव पैसे पे बहुत सारा इंटरेस्ट मिलता था, जो कि एक अनड्यू एडवांटेज था, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और कई बार ब्रोकर्स उस फंड को मैनिपुलेट भी करते थे मार्केट्स के अंदर। सो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि इन्वेस्टर्स का फंड प्रोटेक्टेड रहे, तो वो उन्हीं के अकाउंट में रहता है तब तक जब तक आपको शेयर्स अलॉट ना कर दिए जाए। और जब वो अलॉट कर दिए जाते हैं तो फिर वो पब्लिक में जिस दिन लिस्ट होते हैं तो उस दिन आपको पता चलता है कि आपका जो शेयर प्राइस जो आपने लिया था उससे ऊपर लिस्ट हुआ है, नीचे लिस्ट हुआ है, या उसी प्राइस पर लिस्ट हुआ है। सो बेसिकली आईपीओ के अंदर जो पूरा फॉर्मेट है उसमें आपने देखा कि एस्बा का क्या रोल है, सेबी का क्या रोल है, एक कंपनी को कैसे अप्लाई करते टाइम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को फाइल करना है, और आपका क्या रोल है कि जब भी आप किसी आईपीओ को अप्लाई करें सो आप उसके प्रोस्पेक्टस को अच्छे से स्टडी जरूर करें, एटलीस्ट बेसिक चीजें जरूर पढ़ें। फॉर एग्जांपल जब हम कंपनी सेबी को डिस्क्लोज करती हैं कि हम क्यों आईपीओ लाना चाहते हैं तो उसमें उनको कारण भी बताने पड़ते हैं कि क्या आप अपना कोई उधार चुकाने के लिए पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं, या फिर आप कोई एक्सपेंशन बिजनेस को बढ़ा रहे हैं उसके लिए पैसा उठा रहे हैं, या फिर जो पहले इन्वेस्टर्स थे, जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे, उनको एग्जिट देने के लिए कंपनी से बेसिकली पब्लिक से पैसा उठाया जा रहा है। सो ऐसे कई कारण हो सकते हैं। सो आपको वो कारण भी स्टडी करने चाहिए, उसके साथ साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि वो बिजनेस या वो कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और तभी आपको आईपीओ के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आईपीओ प्रोसेस क्या है, एक कंपनी के नजरिए से, एक इन्वेस्टर के नजरिए से, और सेबी के नजरिए से भी। सो अगर किसी भी कंपनी को पब्लिकली ट्रेड होना है या इन्वेस्ट करने के लिए अपने शेयर्स को लिस्ट करना है, सो उन्हें इस प्रोसेस से गुजरना ही होगा जिसका नाम है आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो आज के लेसन में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टॉक डैडी से जुड़े रहने के लिए, इंडियाज फर्स्ट एंड कंप्लीट स्टॉक लर्निंग ऐप। हेलो, स्वागत है आप सभी का इस नए लेसन में। आज हम बात करने जा रहे हैं शॉर्ट सेलिंग के बारे में। अक्सर लोगों को एक कंफ्यूजन रहता है कि मार्केट्स अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बहुत सिंपल है मार्केट में पैसा बनाना, कि हम एक लोअर लेवल पर बाय करते हैं और एक हायर लेवल पर सेल कर देते हैं, जिसको हम बाइंग बोलते हैं, सिंपल। बट अगर मार्केट्स में हम डाउन ट्रेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट आने वाले टाइम में प्राइसेस नीचे करेक्ट मूव होते हुए आपको नजर आएंगे, सो वहां पर हम लोग कैसे पैसा बनाएं? सो इन दैट केस जो जवाब है वो जवाब है शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? जब आप हायर लेवल्स पर स्टॉक या कमोडिटीज को सेल कर देते हैं इस व्यू के साथ कि प्राइसेस नीचे आएंगे, और जब प्राइसेस नीचे आते हैं तो आप उन्हें बाय कर लेते हैं। बट यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि जो चीज मेरे पास है ही नहीं मैं उसे सेल कैसे कर सकता हूँ, राइट? तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे जो चीज मेरे पास है ही नहीं मैं उसे सेल कर रहा हूँ और लेटर ऑन बाय कर रहा हूँ एंड आई एम मेकिंग प्रॉफिट्स। सो इस एग्जाम्पल में लेट्स से आप मान लीजिए कि आपके एक फ्रेंड है आयुष, जिनके पास एक मोबाइल फोन है वर्थ ₹1 लाख का एक फोन था। बट जब आपने उनके हाथों में उस फोन को देखा तो वो बहुत एक्सक्लूसिव कोई कस्टम मेड फोन नजर आ रहा था। जब आपने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सिंपल ₹1 लाख का आईफोन ही है, बट इस पे जो मैंने कवर अप्लाई किया हुआ है वो कस्टमाइज्ड है, वो एक कस्टम मेड एक एक्सक्लूसिव कवर है जिसकी वर्थ ₹5000 है, और उन्होंने इसे मार्केट से बनाया। उन्होंने आपको बता दिया कि मार्केट से कहां से बनवाया। बट लेटर ऑन क्या होता है कि आपको किसी पार्टी में जाना था तो आपने आयुष से पूछा कि क्या मैं आपका फोन लेकर जा सकता हूँ पार्टी में, क्या आप मुझे लेंड कर सकते हैं अपना फोन, क्या मुझे अपना फोन उधार दे सकते हैं? सो ही अग्रीड टू इट एंड आपने बोला कि कल मॉर्निंग में मैं आपको ये फोन रिटर्न कर दूंगा। अब जब आप पार्टी में जाते हैं उनका फोन लेकर तो वहां पर आपको आपके एक और फ्रेंड मिलते हैं जिनका नाम है प्रतीक, और वो एक गैजेट फ्रीक है। उनको गैजेट्स बहुत पसंद है, नए नए गैजेट्स को कलेक्ट करना बहुत पसंद है, और वो आपसे पूछते हैं आपके हाथ में वो फोन देखकर कि क्या ये कोई कस्टमाइज फोन है, क्या ये कोई एक्सक्लूसिव फोन है? और तब आप उन्हें बताते हैं कि फोन तो आईफोन है बट मैंने जो इस पे कवर अप्लाई किया है वो 20,000 का कस्टम मेड कवर है। यस, आपने बोला 20,000,
एंड आपने बोला कि टोटल फोन की कॉस्ट मेरे पास अराउंड 1,20,000 आई है, इसलिए इतना एक्सक्लूसिव लग रहा है। 1 लाख का फोन था, 20,000 का मैंने कस्टमाइज कवर बनवाया। तो प्रतीक ने बोला कि मुझे तो ये फोन चाहिए और राइट नाउ चाहिए, तो अगर मैं आपको 1,20,000 दे दूं तो क्या आप मुझे ये फोन अभी बेच दोगे राइट नाउ? उनको तो नहीं पता कि वो फोन आपका नहीं है, बट आपने क्या किया, आपने उन्हें वो फोन 1,20,000 में सेल किया, बाहर मार्केट में जाकर 1,05,000 में आपने बाई किया। नाउ सी केयरफुली, आपने एक हायर प्राइस 1,20,000 पे वो फोन सेल कर दिया जो आपका नहीं था, जो आपने किसी से बोरो किया था। और बोरो करने के बाद आपने जब उसे सेल कर दिया तो लेटर ऑन आपने उसे एक लोअर प्राइस पे मार्केट से बाय किया और जहां से बोरो किया था यानी कि आयुष को वो फोन वापस रिटर्न कर दिया। सो अब इस पूरी ट्रांजैक्शन में आपने 15,000 का प्रॉफिट बनाया क्योंकि आपने सेल किया था हायर प्राइस पे 1,20,000 पे और बाय कर लिया 1,05,000। सो दिस इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। जब आपके पास खुद के शेयर्स अवेलेबल नहीं होते शॉर्ट सेल करने के लिए, क्योंकि हम ओन तो कर नहीं रहे शेयर्स को, तो पहले से सेल कैसे कर दें? सो तब ब्रोकर्स आपको लेंड करते हैं अपने शेयर्स और आप ब्रोकर्स से शेयर्स उधार लेकर शॉर्ट सेल करते हैं विद अ व्यू कि जब मार्केट में नीचे का मूवमेंट आएगा तो वहां पर आप उन्हें बाय बैक करके वापस दे देंगे। बट यहाँ खास बात ये ध्यान रखनी है कि जैसे हमारे एग्जाम्पल में एक डेडलाइन थी कि मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आयुष को वो फोन रिटर्न करना था, सेम वे जब हम इक्विटी सेगमेंट की बात करते हैं, शेयर्स की बात करते हैं, तो शेयर्स में एक डेडलाइन ऑटोमेटिकली सेट है ब्रोकर्स के द्वारा कि आप किसी भी टाइम शॉर्ट सेलिंग कर रहे हो, बट वो वैलिड रहेगी सिर्फ इंट्राडे के लिए, यानी कि 3:15 से पहले आपको अपना शॉर्ट सेलिंग का ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर लेना है। अगर आपने नहीं किया तो ब्रोकर 3:15 से लेकर 3:30 इस 15 मिनट के विंडो में खुद ब खुद स्क्वायर ऑफ कर देंगे ताकि वो अपने शेयर्स आपसे वापस ले सकें जो उन्होंने आपको लेंड किए थे। सो इसी तरीके से अगर आप कभी फ्यूचर्स या ऑप्शन में शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो वहां पर आपके पास बस एक अपर हैंड ये हो जाता है कि वहां पर आप इंट्राडे में भी कर सकते हैं शॉर्ट सेलिंग, बट आपको जो अवेलेबिलिटी है टाइम की ड्यूरेशन की वो मिलती है एक्सपायरी तक। सो आई होप आप सबको पता होगा कि एक्सपायरी क्या होता है डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट में। हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में बात की है कि एक्सपायरी क्या होती है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर। तो सेम वे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी हम शॉर्ट सेलिंग की बात करेंगे तो इक्विटी सेगमेंट में हमारे पास इंट्राडे का ही टाइम है, बट फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी कि डेरिवेटिव सेगमेंट में हमारे पास एक्सपायरी तक का टाइम है उस पोजीशन को कैरी करने के। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि शॉर्ट सेलिंग होता क्या है। सो आज के लेसन में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टॉक डैडी से जुड़े रहने के लिए, इंडिया फर्स्ट एंड कंप्लीट स्टॉक लर्निंग ऐप।